भाई, तो एक बार फिर से आप सभी का लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जिसने भी अभी तक अगर पहले तक की वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें जो भी चैप्टर है आपका पूरा निचोड़ में करा दूंगा। कैसे? जैसे कि अपन समतल दर्पण पे इमेज कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, उसके बाद अवतल दर्पण पे कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, फिर उत्तल पे वो बता दूंगा, जितने भी परावर्तन के नियम हैं वो एक बार रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे इसमें हमारा लेंस रहेगा। ठीक है, जैसे लेंस सेम प्रोसेस है, जैसे कि हमने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन फिर इमेज बनाना पड़ा, उसी प्रकार लेंस में भी अपन अपवर्तन पढ़ेंगे और उसके चित्र बनाना सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, है ना। फिर हमारा जो रहेगा लेंस की क्षमता और लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र था। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जहाँ तक है इस चैप्टर का जो अंतिम क्लास होने वाली है ये, और इसमें पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे कुछ जो अपना एक क्लास होगी, शायद एक क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एक क्लास में उसको करा दूंगा। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि आप अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये क्लास तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये तो ज़रूर देखें, क्योंकि सारा कुछ मैटर मैं एक क्लास में इसमें करा दूंगा। ठीक है, और आप अगर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी अपने क्लासमेट्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन सब के लिए शेयर जरूर करें। और आप कमेंट करें कि बताएं कि कहाँ से किसी कोई मिस्टेक थी, या मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम थी, या कोई स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है ना, कौन सी चीज़ समझ में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, तो वो सारी डिटेल मुझे आप बताते रहें बीच बीच में। ठीक है, तो मैं अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो पहले जो अपन रिवाइज कर लें एक बार क्या क्या कर चुके थे। देखो 2 मिनट में आप अपने फ़ोन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोड पर बिल्कुल शांति से सुनो। देखो सुनना क्या है। सबसे पहले पढ़ा था हमने प्रकाश। प्रकाश क्या था, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि रिविजन करना है। प्रकाश हमारा एनर्जी है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, फिर अपन प्रकाश के परावर्तन पर आए थे। परावर्तन क्या था, किसी भी प्रकाश की किरण का एक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर हमने पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम क्या थे कि आपतित किरण जो आ रही है और परावर्तित किरण जो जा रही है और अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि आज भी ये काम आने वाला है। जैसे कि अपन दर्पण पढ़े थे ऐसे लेंस में भी यही नियम काम आने वाले हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम हुए। उसके बाद अपन पढ़े थे इमेज बनाना, कि कॉनकेव मिरर पर कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स पे कैसे बनते हैं, यानी अवतल पे और उत्तल पे कैसे बनते थे। जैसे कि हमने बताया था अगर कोई अनंत से किरणें आ रही हैं तो वो फोकस से होकर गुजरेंगे। 4 नियम थे, पढ़े थे हमने, है ना। फिर अपन आगे जैसे कि फिर अगर कोई किरण, चलो मैं एक बार समझा दूँ, है ना। देखो हमने 4 नियम पढ़े थे, मैं एक ही बता रहा हूँ, उसमें सारा कुछ देख लेना आप। देखो ये हमारा कोई, ये पढ़ा था हमने CFP, थोड़ा फास्ट रहूँगा मैं। देखो मैंने बताया था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से गुजरती है। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ा था उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर कोई भी किरण सीधे मुख्य बिंदु यानी ध्रुव पे आके मिल रही है तो उसी कोण से वापस लौट जाएगी जिस कोण से आई है, ये पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अगर कोई किरण आ रही है मुख्य फोकस से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ये सारी कंडीशन पढ़ी थी। फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था हमने कि इमेज कैसे बनते हैं, कि जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ है अनंत पे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F पर बनेगा। फिर अगर कोई वस्तु C के पास है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, C और F के बीच में। अगर कोई वस्तु C पर है तो C पर बनेगा। अगर वस्तु C और F के बीच में है तो वस्तु इधर C से इधर बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। अगर वस्तु F पर है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अवतल दर्पण में ये स्थिति ऐसी थी कि जहाँ पे जो इमेज था वो आभासी बनता था, बाकी का सब में वास्तविक बनता था। ठीक है, और कैसा बनता था, बहुत बड़ा, यानी कि इधर बनता था, यानी आभासी प्रतिबिंब था। यहाँ तक मैं तुम्हें करा चुका था। ठीक है, तो ये अपवर्तन था आज, सॉरी ये परावर्तन था। आज अपन करने वाले हैं अपवर्तन। देखो
परावर्तन क्या था, एक लाइन में मैं बता दूं परावर्तन। जैसे कि ये हमारा कोई या तो समतल दर्पण है या फिर कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे तीनों मिरर हो गए। तो परावर्तन की हम बात कर रहे थे, ये सबका मुख्य अक्ष होता था। तो परावर्तन का मतलब था कि अगर किसी परावर्तक पृष्ठ से किरण आके टकरा रही है तो वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही हैं। अगर कोई किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है तो वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही हैं। ठीक है, ऐसे अगर ये टकरा रही हैं तो उसी माध्यम में लौट रही हैं। ठीक है, ये क्या था, परावर्तन था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी ये है कि परावर्तन के बाद ये किरणें इधर नहीं गई। ठीक है, लेकिन अपवर्तन में इसका थोड़ा सा अलग होगा। आप मैं चीज़ों को रिलेट कर करके बताऊंगा। आपको परावर्तन भी याद रखना है माइंड में, आपको कॉनकेव मिरर माइंड में याद रखना है, कॉन्वेक्स याद रखना है। मैं कम से कम क्लास में लगभग 10-10 बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ। अगर आपको ये याद नहीं है तो एक बार दोबारा वो रिविज़न करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। अब मैं आगे चलता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। डस्टर कहाँ गया अपना, एक सेकंड, डस्टर का, हाँ चलो ये ठीक है। अब अपन बात करेंगे अपवर्तन की। देखो, हम बात कर रहे हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। हमने पढ़ा था पहले रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, आज पढ़ेंगे अपन रिफ्रैक्शन। देखो, मैंने कल लास्ट में जाते जाते 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। देखो, अपने जैसे कि कोई ऑफिस होंगी आपकी, हो सकता है आपकी प्रिंसिपल ऑफिस हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई ऑफिस में टेबल होती है तो उसके ऊपर एक मोटा कांच लगा होता है। टेबल है, टेबल के ऊपर कांच है, उसके नीचे कुछ जैसे कि कुछ लिखी हुई सामग्री रखी रहती है, कुछ जैसे कि टेबल चार्ट वगैरह रहते हैं ना, स्कूल कैलेंडर रहता है। तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि उससे जो स्लैब रखी है या कांच रखा है उसके नीचे जो भी सामग्री है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूसरा अपन बात करें, मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हमारा कोई गिलास है, ठीक है, इसमें भरा है पानी, है ना। चलो यहाँ पे हमने पटक दिया, इसमें सिक्का है, ठीक है, कॉइन। तो जो कॉइन है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तीसरा अपन कंडीशन ले लें, जैसे कि ये कोई पात्र है या ग्लास है, जो भी है, इसमें भी पानी भरा है। चलो ये अपन पेंसिल मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या है? पेंसिल है। तो ये जो पेंसिल बिल्कुल सीधी होती है, आपको भी पता है पेंसिल सीधी होती है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पेंसिल है थोड़ी सी मुड़ी हुई नज़र आती है। इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई नज़र आती है, थोड़ी सी। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जैसे इसमें हमने कोई पात्र एक और लिया है, इसमें मान लो हमने पानी भरा या फिर केरोसिन, जो भी है, अभी अपन मान लो पानी है, इसमें हम एक डाल देते हैं नींबू। तो ये जो नींबू है थोड़ा सा बड़ा नज़र आने लगेगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण।
तो इसका मतलब साफ है कि अपवर्तन के कारण वस्तुओं की जो स्थिति है वो हमें लगता है, होती नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि कॉइन इसमें पानी में डाला और वो बड़ा हो गया, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि पेंसिल हमने पानी में डाली और टेढ़ी हो गई, नहीं होती है ना। ऐसे होता है कि नींबू हमने पानी में डाला और बड़ा हो गया, नहीं होता है। लेकिन किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये चीज़ें हमें ऐसी दिखाई देने लगती हैं। तो हम इनको अब अपनी डिटेल में देखते हैं। देखो, आपने जब हमने बात करा था परावर्तन का, मैं चीज़ों को बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसी चैप्टर के अंदर सारा कुछ याद हो जाए, ठीक है। परावर्तन में क्या था? एक माध्यम था। अब माध्यम क्या है? माध्यम किसको कहते हैं? जिससे कि हमारा, मैंने बताया था दर्पण, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब देखो, जब हमारा परावर्तन हो रहा था हमें सिर्फ एक माध्यम की जरूरत पड़ रही थी, इसी की। इसमें भी इस साइड की जरूरत पड़ रही थी, इसमें इस साइड की जरूरत पड़ रही है। तो जब परावर्तन होता था तब अपन एक माध्यम को यूज में लेते थे। लेकिन अपवर्तन में क्या है? देखो, अपवर्तन में क्या है कि देखो, एक माध्यम तो ये हो गया, माध्यम एक, या फिर अपन इसको वायु कह लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे पानी है वहाँ तो पानी है, उसके बाद वायु है। सेम इसमें भी ये क्या है? एक माध्यम है, ये भी पहला माध्यम है। दूसरा माध्यम, जैसे कि इसमें मान लिया हमने जल ले लिया, चलो इसमें मान लिया, चलो जल ही ले लेते हैं अपन, सबसे पहले पानी ले लेते हैं, ये पानी है ना। तो अपवर्तन में क्या है कि दो माध्यम होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। अब कैसे? देखो, ये मान लो कि एक सतह है, ये क्या है? सतह है पानी की, ठीक है। यहाँ ये सतह वायु को और जल को अलग कर रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण इस पे आके पड़ती है, जैसे कि ये है, यानी कि जब प्रकाश की किरण इस पे आके पड़ी है तो थोड़ी सी डाइवर्जेंट हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, यानी मुड़ जाती है अपने रास्ते से, ठीक। इसलिए ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है अपवर्तन। अपवर्तन की अगर हम अब देखते हैं अपन, हाँ, अपवर्तन के डिटेल में। देखो, मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद में जो सारी चीजें उनको मैं डिटेल करूंगा। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। देखो, अपवर्तन के पहले हमने नियम पढ़ने हैं, नहीं नियम मैं बाद में बताता हूँ, पहले अपन देखो ये इमेज बनाना है आपको, साथ के साथ। देखो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और साथ के साथ आपको लिखते जाना है, अगर आपको वास्तव में ये चीज़ें सीखनी है तो, वरना बुक में सारी चीज़ें हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। देखो, याद रखना, ये है, चलो मैंने मान लिया कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? आपतित किरण। याद है, जो किरण आती है उसको क्या कहते हैं अपन? आपतित किरण, है ना। अब ये पृष्ठ जो है, ये मान लिया हमने वायु, पहला वाला जो इसके बाहर है वायु है, और ये मान लिया मैंने कांच, क्योंकि मैं बता चुका हूँ अपवर्तन में दो माध्यम काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी कि वायु वाले माध्यम से कांच वाले माध्यम में, यानी कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। एक्चुअल में देखो, ये कहाँ पे, ये थोड़ी सी ऐसे, इतना नहीं, थोड़ी सी ऐसे झुक जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये इधर जानी चाहिए थी, जानी चाहिए थी ना भाई। प्रकाश की किरण, अगर अपन नॉर्मली बात करें, हमें पढ़ा था पहले में कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधा करता है। लेकिन अगर माध्यम एक है, माध्यम दो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अभी इधर भी मुड़ सकती है और इधर भी मुड़ सकती है, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है माध्यम पर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है यहाँ वायु हो, मैं इसको यहाँ पे भी देखता हूँ, बाद में देखेंगे, है ना। देखो, तो वायु यानी
अपन अगर हम परिभाषा की बात करें तो या फिर नियम की बात करें तो जैसे कि ये है परावर्तित किरण, ठीक है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था यानी अपवर्तन पढ़ा था, हमने एक चीज देखी थी कि जहां से परावर्तन होता था वहां पे हम एक अभिलंब खींचते थे, जैसे कि अभिलंब, ये मैंने अभिलंब, चलो मैं इस कलर से दे देता हूँ, है ना। तो ये मैंने खींच लिया, सब अभिलंब खींच लिया। अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या हुआ, अभिलंब। परावर्तन में क्या होता था यानी रिफ्लेक्शन में क्या होता था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही माध्यम में होते थे, एक ही उसमें होते थे। जैसे कि ये सतह है तो इसी से यहाँ पे परावर्तित किरण होगी, सॉरी आपतित होगी, ये परावर्तित होगी, ये इसका अभिलंब होगा। इसमें क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिलंब हम यूँ खींच लें, जैसे ये है बिल्कुल कांच, बिल्कुल ऐसा होता है फ्लैट, इस पर अपन अभिलंब खींचेंगे तो ये एक ही तल में होंगे तीनों। और ये जो है ये होगा हमारा आई और ये क्या होगा आर। अब देखो आई और आर के बताता हूँ। आई क्या है, आपतन कोण। सबसे पहले आपको ये परिभाषा लिखनी है, आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं आई को। देखो अभिलंब के साथ आपतित कोण का यानी आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। परिभाषा हम लिखें, देखो यानी कि कुछ भी कह लें, यानी आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। यानी आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण आई क्या कहलाता है, आपतन कोण। अगर हम बात करें परावर्तन कोण की, तो जो परावर्तन कोण है उसको अपन कहते थे आर कहते हैं। तो परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण, सॉरी ये नहीं है, ये तो उल्टा लग गया मेरे, ये है देखो ये, तो परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बना हुआ कोण क्या कहलाता है, परावर्तित कोण कहलाता है। इसी के लिए हम एक स्नेल का नियम पढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम। क्या है नियम नंबर पहला, क्या अभी मैंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जैसे परावर्तन में होता था ऐसे ही इसमें भी है। तो नियम नंबर एक, पहले मैं बिल्कुल रिलेट करके चल रहा हूँ कि परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था, अपवर्तन में क्या है। दर्पण स्फेरिकल मिरर में हमने क्या पढ़ना था, कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था, है ना। और प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था, वो सारी घटनाएं एक दूसरे से रिलेट करके अपन देखते चल रहे हैं। रूल नंबर 2 है, देखो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बड़ा आसान है, मैं समझा दूंगा। देखो देखो हाँ, अपन पहला आपतन कोण देख चुके हैं, ये आपतन कोण, और ये छोटा सा जो है ये हो गया परावर्तन कोण। देखो आपको नियम लिखना है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में या फिर माध्यमों को, अब परिभाषा तुम्हें थोड़ी उल्टी लगेगी। देखो स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता था, देखो कि ये जो आई है क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण का ज्या, अपन लिख सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या को मतलब है साइन बट्टे
परावर्तन कोण की जा, यानी कि साइन। इसको क्या कहेंगे अपन? स्नेल का नियम कहेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि नियतांक होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू नियतांक होता है। ये है हमारा स्नेल का नियम। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इन माध्यमों के लिए, किसी विशेष कलर के लिए, किसी विशेष प्रकाश के लिए, है ना, इसका जो इसकी जो ज्या है, यानी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। ये कहता है स्नेल का नियम। यही हमारे अपवर्तन के नियम थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अभी नोट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपन आगे चलते हैं। अब यहां से हम पहले करेंगे अपवर्तन को। हम एक प्रयोग है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दे रखा है, कांच की स्लैब पर अपवर्तन। समझने लायक है, बहुत आसान है, ठीक है? आराम आराम से अपन समझ लेंगे। ये क्या है? यानी कि कांच की स्लैब या पट्टी द्वारा अपवर्तन। देखो मैंने ये ले ली साहब कांच की स्लैब, वही है जो अभी अपन देख रहे थे। ठीक है, ये है कांच की स्लैब है। चलो देखो, अगर कोई किरण आ रही है, ये माध्यम हो गया हमारा वायु, ये हो गया हमारा कांच। हमें पता है कि अपवर्तन जब होता है, रिफ्रैक्शन जब होता है, तो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, हमारी ये प्रकाश की किरण साहब आई, ये इस पृष्ठ से टकराई। मैंने बताया कि पृष्ठ से जब कोई एक, वो दो नियम और हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा। नहीं चलो पहले उनको लिख लेते हैं अपन। नहीं यही देखो, चलो जब हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो आने के बाद कंडीशन दो होती है, या तो ये इधर मुड़ जाए, ये है हमारा अभिलंब। क्या है ये? अभिलंब। तो कंडीशन एक तो ये बनती है कि ये किरण या तो इधर मुड़ जाए, अभिलंब से दूर मुड़ जाए, या फिर कंडीशन ये है कि ये अभिलंब के और पास आ जाए। दो ही कंडीशन तो बनेगी, है ना? तो ये दो कंडीशन होती हैं। ये दोनों कंडीशन डिपेंड करती हैं किस पर? माध्यम पर। कैसे? देखो, अगर किरण वायु से कांच में आ रही है तो क्या कंडीशन होगी, और कांच से वायु में जा रही है तो क्या कंडीशन होगी? ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे लिखेंगे। देखो कंडीशन नंबर पहली क्या है? कंडीशन नंबर पहली है कि यदि किरण वायु से कांच में आ रही है, यदि किरण कहां से आ रही है? देखो वायु से कांच में आ रही है, यही हो रहा है ना, वायु से कांच में आ रही है। अब देखो इसको कहेंगे अपन विरल माध्यम, वायु को क्या कहेंगे अपन? विरल माध्यम। क्यों कहेंगे मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है?
विरल माध्यम कहेंगे, और कांच को कहेंगे अपन सघन माध्यम। देखो विरल माध्यम का मतलब है कि यहाँ पे वायु है, माध्यम विरल है, यानी कि इसकी अपेक्षा यहाँ पे सघनता कम है, यानी ये कम घना है। हम नॉर्मल भाषा में देख सकते हैं कि एक कांच है ना, और एक वायु है, तो वायु के जो कण है वो दूर दूर है, फैले फैले हैं, है ना। तो जब प्रकाश की किरण आएगी, भाई किसी चाल से तो आएगी प्रकाश की किरण, तो जिस चाल से आ रही है तो वायु में कम टकराव मिलेगा उसे, क्योंकि कण दूर दूर है ना, तो थोड़ा चाल अधिक होगी। दूसरी बात, फिर ये कांच में एंट्री कर रही है, अगर कांच में जब ये एंट्री करेगी, ये माध्यम कौन सा हो गया, सघन, तो इसकी चाल जो है थोड़ा घटेगी। भाई नेचुरल बात है, अगर विरल माध्यम से, यानी आप ये कह लो कि हल्का ये माध्यम, अगर गहरे माध्यम में किरण आ रही है तो उसकी जो चाल है यानी स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम होगी तो ये अभिलंब की इधर झुक जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हुई ऐसे ही ये इधर मुड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किरण वायु से कांच में, यानी कि विरल माध्यम से समझने पे ज़्यादा ध्यान देना, रटने पे नहीं, ठीक है। तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब के साथ मुड़ जाती है। ठीक है, और ये हमारा हो गया एंगल। अब देखो मुड़ गई। अब यही किरण अगर जैसे कि मैं इसको यहां तक बढ़ाऊं, आगे गई, सीधी आ रही। ये क्या थी हमारी आपतित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण थी। कंडीशन एक यहां पर कंप्लीट होती है। दूसरी पर बात कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये कांच है, इधर फिर वायु। अब ये किरण, अब पहले अपन अभिलंब बनाते हैं जगह, ये हमारा अभिलंब। जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये सघन है ये विरल है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से इसकी उल्टी हो जाएगी ना, दूर चली जाएगी। कंडीशन क्या थी, ये टेढ़ी नहीं जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी। तो हमारी दो कंडीशन हुई। कंडीशन पहली है कि यदि किरण वायु से कांच में आ रही है, वायु से कांच यानी विरल से सघन माध्यम, तो क्या होगा, तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के सापेक्ष या अभिलंब की तरफ, अपन ये लिखते हैं अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ये हमारी पहली कंडीशन थी, डिटेल में मैं बता चुका हूँ। दूसरी कंडीशन ये थी, यानी कि पहली कंडीशन में क्या था कि ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की किरण इधर झुक जाती है। ये तो हमारी कंडीशन दूसरी। कंडीशन दूसरी क्या है, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, ये आपको खुद में लिखनी है। कैसे लिखनी है, देखो कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी कि कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, गैप बना लेगी अभिलंब से। तो ये क्या था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। आपके लिए देखो प्रयोग कैसे दे रखा है, यहाँ पे हमने दो आलपिन लगा ली, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। इनका कुछ नाम दे दिया हमने EF, ठीक है। अब इनसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, तो सेम कंडीशन है कि अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब से मिलने की कोशिश करती है, ठीक है। और ये जो किरण है, चलो यहाँ पे मान लेते हैं अपन O और यहाँ पे मान लेते हैं O डैश।
सॉरी, ठीक है, ये ओ है और ये ओ डैश है, हमने मान लिया। तो जब ओ और ओ डैश, फिर यहाँ से ओ डैश के बाद ये निकलेगी, चलो यहाँ पे ये आलपिन की जो इमेज बनेंगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी मान लो अपन, एक्स वाई मान लो, कोई जरूरी नहीं बुक में जो है आप वो माने, लेकिन आपको लिखना इसकी क्या अकॉर्डिंग है। जब सवाल में आएगा कि यहाँ पे ई और एफ माना तो ई एफ और एक्स वाई माना तो एक्स वाई, इसको चलो अपन मान लेते हैं एम और एम डैश अभिलंब को, और इसको अपन मान लेते हैं एन और एन डैश। समझाने लायक बात इसमें यही है कि जब इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब अपन ये दो आलपिन लगाएंगे, प्रकाश यहाँ से आएगा तो अभिलंब की ओर ये मिट जाएगी। चलो यहाँ से अपन इसको छोड़ो, यहाँ से आगे अपन बात करेंगे तो ये दोबारा जब यहाँ पे अपवर्तित होगी तो फिर उधर जाके मुड़ जाएगी। तो ये क्या था हमारा अपवर्तन, अपन सिग्नल का नियम कर चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ से आगे आप वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आगे अपन देखते हैं। अब अपन बात करेंगे अपवर्तनांक। देखो भाई, यहाँ तक मेरे शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अपन बात करेंगे अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या है, देखो जैसे हमने ये लिया था वायु, ये जो स्लैब बनाई थी हमने, ये स्लैब बनाई थी, ये माध्यम एक लिया था हमने, ठीक है, माध्यम एक, इसमें माध्यम एक क्या था, वायु, या फिर अपन ले लेते हैं इसको निर्वात, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है। वायु भी निर्वात से अलग होती है, क्योंकि निर्वात तो ये है कि निर्वात ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर वायु भी नहीं है ना। तो अपन ये माध्यम टू ले लेते हैं, माध्यम टू, इसमें क्या है, ये कांच ले लिया मान लो, है ना, पानी हो, केरोसिन हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई मतलब नहीं है कि हम अपन पर एग्जांपल के तौर पर अपन कांच, पानी, ये चीज़। हाँ तो भाई, तो अपवर्तन हमारा है वो, अब हम करेंगे अपवर्तनांक। अब करेंगे अपन अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक जैसे अपन कर रहे हैं अभी, ये कोई कांच की स्लैब है, या अपन मान लें हम माध्यम पहला, इसको मान लेते अपन माध्यम दूसरा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार कांच की स्लैब आए, वायु आए, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जा रही है तो वो अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है, या फिर उसकी चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में अगर कोई किरण जा रही है, कोई ये इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे अपन अपवर्तन। अपन बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की, है ना। देखो यदि माध्यम एक से किरण आ रही है, ठीक है, तो मैं इसके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम दो में प्रकाश की चाल, याद क्या कहेंगे अपन, चलो n/1, यानी कि अगर 1 ये है तो 1 ऊपर लिखना है, ये याद रखना है, यानी पहला माध्यम ऊपर रखना है, दूसरा वाला माध्यम नीचे रखना है, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसे लिखें n1 2, तो कैसे लिखेंगे, माध्यम 2 में
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अपॉन 1 में, ये माध्यम है, माध्यम प्रकाश की चाल, इसको क्या कहेंगे अपन, अपवर्तनांक कहेंगे। यानी कि किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल बदल रही है, ठीक है, जैसे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अलग होगी, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अलग होगी। प्रकाश की चाल हमेशा माध्यम पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसको देखो, ये N21 है, यानी कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और ये माध्यम 2 में। अब शॉर्टकट में याद रख सकते हो, जैसे कि एक अगर इधर आ रहा है तो ये वाला जो एक है यानी फर्स्ट मीडियम है वो आएगा ऊपर, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। अब देखो, जब माध्यम 1 की बात कर रहे अपन, माध्यम 2 की बात कर रहे थे, अगर मैं मान लूँ माध्यम 1 में मान लेता हूँ निर्वात, ठीक है, या फिर वायु, ठीक है, इसमें मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने निर्वात। और माध्यम 2 को मैंने मान लिया, चलो कांच मान लिया, या फिर इसको पानी मान लें, या इसको फिर केरोसिन मान लें, कोई भी मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में या पानी में या केरोसिन में, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, वो क्या होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब इसका मैं एक सूत्र लिख सकता हूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी भी माध्यम में, इसमें है ना, यानी माध्यम 2 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको कहेंगे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे इसको अपन, निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी रियल में इसी को अपन अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो अपवर्तनांक की जो मेन परिभाषा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम दूसरा कोई सा भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, उसमें प्रकाश की चाल क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपवर्तनांक कहलाता है। अब ये पानी के लिए अलग हो सकता है, बर्फ के लिए अलग हो सकता है, यानी अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक का जो मान है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमारा अपवर्तनांक यहाँ तक कंप्लीट है। देखो हमने क्या क्या किया आज, अपवर्तन पढ़ा, यानी अपवर्तन का मतलब है कि जब प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री कर रही है तो वो उसकी चाल परिवर्तित होती है, ठीक है, और वो अपने मार्ग से बदल जाती है, या फिर थोड़ा इधर झुक जाएगी या फिर अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये चीज़ पढ़े अपन, ठीक है। फिर हमने स्लैब वाला अपवर्तन का नियम पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या था कि जैसे ये कांच की स्लैब थी, इस पर कोई आपतित किरण हो रही है, परावर्तन के पश्चात वो अविलंब की ओर मुड़ रही है, क्यों, क्योंकि ये था अपना सघन माध्यम और ये था हमारा, ये था अपना विरल माध्यम, ये था सघन माध्यम, क्योंकि मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी झुक जाती है। अगर जैसे कोई अपन ये किरण ऐसे आपतित करते हैं तो वो अविलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगी। अगर किरण इस माध्यम से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, ये अपन कर चुके थे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे अपवर्तनांक की। तो मेनली जैसे कि ये दो माध्यम हमने लिए, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये क्या था हमारा अपवर्तनांक। अच्छा, अगर एक माध्यम में अगर अपन निर्वात ले लें या फिर वायु ले लें तो उसको अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि रियल में जो अपवर्तनांक होता है वो ये होता है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c मान लेते हैं, और c होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल v होती है, तो ये होती है n। तो ये है हमारा अपवर्तनांक, इसको n से डिनोट कर लें।
यानी निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम दो कोई सा हो सकता है, कांच हुआ, पानी हुआ, केरोसिन या और भी माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में पूरा लेसन हो जाए आपका, लेकिन आपका एक टॉपिक रह गया लेंस का। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पे लेंस की प्रॉपर्टीज है, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुई, वक्रता केंद्र हुआ, वो सारी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ लेंगे। फिर लेंस पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, फिर कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, फिर लेंस के सूत्र हैं और उसकी जो आवर्धन क्षमता है, उन सारी डिटेल को अपन एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे मैं एक होमवर्क दे के जा रहा हूँ कि ये जो अपवर्तनांक और अपवर्तन स्लैब वाला प्रयोग वो आपको घर पे बनाना है। ठीक है, बुक जरूर पढ़नी है, प्लस में वीडियोस देखनी है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना इसको। ठीक है, अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके लिए ये सारी वीडियोस शेयर किया करो। आप उनको भी पता चले कि यूट्यूब पर फ्री क्लासेज हो रही हैं। ठीक है, आपका जो टाइम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका आप यूज करें। छुट्टियाँ तो आती हैं और आ रही हैं, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई के लिए निकालें। और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।